मैं रवि अग्निवीर वायु की आज तृतीय सेट को लेकर के थर्ड मॉडल सेट में आप तमाम जितने भी अग्निवीर वायु की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, युवा हैं, आप तमाम यंगस्टर्स को, सारे युवाओं को अपने इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों को पता है, आज आप लोगों को ले चलेंगे मॉडल सेट प्रैक्टिस थर्ड में। हमारी जो पब्लिकेशन की अपनी जो हम लोगों की जो किताब है, उसके तीसरे नंबर मॉडल सेट में इंग्लिश लैंग्वेज के सवालों पे चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है, किस तरह के लेवल के इंग्लिश के सवाल होते हैं, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, सवाल का नंबर कितना होता है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, साथ साथ सवालों पे चर्चा करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग सीधा चलते हैं प्रश्न पे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है डियर, वो पैसेज का प्रश्न पूछा गया है। पैसेज का अभिप्राय हम लोगों को मालूम है, पहले भी आप लोगों को जिक्र किया हूं। पैसेज का अभिप्राय होता है माय डियर गद्यांश। गद्यांश क्या है? तो ये एक कहानी का छोटा पार्ट होता है। यह एक कहानी है, किसी राइटर के द्वारा लिखा गया लेख है, साभार है, आर्टिकल है। अब उसी पे आधारित कुछ सवाल पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। इसमें कहीं कोई जो है कोई ट्रिक्स, कोई नियम कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये इससे जो है बोर्ड आपके कंप्रीहेंशन लेवल, लैंग्वेज को आप कितना कंप्रीहेंड करते हैं, लैंग्वेज पे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसी को चेक करना चाहती है बोर्ड। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पैसेज में किस चीज की चर्चा है, क्या बात बताई जा रही है पैसेज में, जो चर्चा पैसेज में होगी उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एजुकेशन इज नॉट एन एंड। एजुकेशन जो है माय डियर, शिक्षा जो है वो कोई अंत होने वाली चीज या कोई सबसे अंतिम चीज नहीं है, बट अ मीन्स टू एन एंड। यह जीवन के अंतिम परिणाम तक पहुंचने का यह एक माध्यम है। शिक्षा एक कोई अंतिम की वस्तु नहीं है, परंतु जीवन के अंतिम पर्यायों तक, जीवन के अंतिम प्रयासों तक, जीवन के अंतिम परिणामों तक पहुंचने का यह एक माध्यम है। इन अदर वर्ड्स, कह रहा है कि दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए, दूसरे शब्दों में यदि देखा जाए तो देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रेन ओनली। वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रेन, हम लोग बच्चों को डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रेन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेटिंग देम। हम लोग अपने बच्चों को इसलिए शिक्षित नहीं करते हैं जिसका उद्देश्य केवल उन्हें शिक्षित करना होता है। शिक्षा देने का उद्देश्य केवल इंसान को शिक्षित करना नहीं होता है। क्या उद्देश्य होता है? आवर पर्पस इज टू फिट देम फॉर लाइफ। हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा बच्चा जो है, हमारा युवा पीढ़ी जो है, वो अपने जीवन के लिए फिट हो जाए, अपने जीवन के लिए उपयुक्त हो जाए, अपने जीवन के लिए रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। जीवन उसे कैसे जीना है, जीवन जीने की गुर उसे मालूम हो, उसे मेथड मालूम हो। तो शिक्षा से हम लोग जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन जीने के लिए हम लोग अपने बच्चों को तैयार करते हैं। अब देखिए, as soon as we realize this fact, जो ही हम लोग इस फैक्ट को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो we will understand, तो हम लोग शीघ्र ही समझ जाएंगे that it is very important, कि यह बहुत महत्वपूर्ण है to choose a system of education। एक शिक्षा की सिस्टम को चयन करना, शिक्षा की परिपाटियों का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, which will really prepare children for life। कि मतलब हम लोग को शिक्षा की एक ऐसी सिस्टम, एक ऐसी मानक, एक ऐसा बेंचमार्क का चयन करना चाहिए which will really prepare, जो वास्तव में प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा, बनाएगा हमारे बच्चों को फॉर लाइफ। किस चीज के लिए? जीवन जीने के लिए, जीवन में फिट होने के लिए, अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ को आगे रन कराने के लिए, अपने आप को पहले से फिजिकली मेंटली प्रिपेयर करने के लिए शिक्षित करना बच्चों को जरूरी है। कह रहा है कि इट इज एनफ जस्ट टू चूज द फर्स्ट सिस्टम। कह रहा है कि प्रथम वाली जो सिस्टम है
कि केवल हम शिक्षा दें, उस सिस्टम को चयन कर लेना सही नहीं है। द फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वन फाइंड्स, वो तो केवल उस प्रकार के सोचने वाले व्यक्ति ही वैसा कर सकते हैं। और टू कंटिन्यू विथ वंस ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन विदाउट एग्जामिनिंग इट टू सी वेदर इट इज इन फैक्ट सुटेबल और नॉट। कह रहा है कि बिना यह सोचे कि जो शिक्षा हम अपने युवाओं को दे रहे हैं वह उस इंसान के लिए, वह उस बच्चा के लिए, आगे आने वाले भविष्य के समय के लिए सुटेबल, उपयुक्त होगा या नहीं होगा, इसे बिना जांचे बगैर, बिना उसे एग्जामिन किए बगैर शिक्षा देना उपयुक्त नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि इन मेनी मॉडर्न कंट्रीज, आज बहुत सारे आधुनिक देश हैं, बहुत सारे मॉडर्न कंट्रीज हैं, देश हैं। इट हैज फॉर सम टाइम बीन फैशनेबल टू थिंक, जहां पे यह सोचना परिहार्य हो गया है कि बाय एजुकेशन फॉर ऑल, कि एजुकेशन जो है सब के लिए है। आज जो है आधुनिक तौर पे यदि देखा जाए तो सारे लोग, हर एक मॉडर्न नेशन में, हर एक मॉडर्न कंट्रीज में स्पष्ट हो गई कि शिक्षा जो है किसी एक के लिए नहीं है, शिक्षा सब के लिए है। वेदर रिच और पुअर, चाहे इंसान गरीब हो या अमीर हो, क्लेवर और स्टूपिड, चाहे इंसान हमारा चालाक हो या मूर्ख हो, सबको शिक्षित होना जरूरी है। वन कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, कोई भी व्यक्ति समाज की हर एक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है, समाधान कर सकता है, हर समस्याओं से निजात पा सकता है। एंड बिल्ड अ परफेक्ट नेशन, और एक सही राष्ट्र, एक पूर्ण राष्ट्र का निर्माण कर सकता है शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात। अतः आधुनिक युग में शिक्षा केवल शिक्षित होने के लिए ही जरूरी नहीं है, शिक्षा शिक्षित होने के साथ साथ समाज को शिक्षित करना, समाज को बिल्डअप करना, राष्ट्र को तैयार करना, राष्ट्र को ऊंचे पैदान पर ले जाना, हर एक मापदंडों के लिए शिक्षा आज के वक्त में जरूरी है। कह रहा है बट वी कैन ऑलरेडी सी, लेकिन हम लोग पहले ही देख सकते हैं, ऐसी स्थितियां समाज में है जो देखा जा सकता है, दैट कि फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सारे लोगों के लिए जो मुफ्त की शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त में जो शिक्षा दी जा रही है सरकार के द्वारा, तो फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए जो मुफ्त शिक्षा है, इज नॉट एनफ, वो पर्याप्त नहीं है। केवल इससे हर एक लोगों को पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाएगा। वी फाइंड इन सच कंट्रीज, हम लोग वैसे देशों में देखते हैं फार लार्जर नंबर ऑफ पीपल, जहां पे बहुत उस नेशन की, उस राष्ट्र की आबादी बहुत ज्यादा है, वैसे हम लोग राष्ट्र को भी देख सकते हैं विथ यूनिवर्सिटीज डिग्रीज, जहां पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी डिग्रीज वाली यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, जहां यूनिवर्सिटीज से बहुत सारे नौजवान लोग डिग्री लेकर के बेकार पड़े हुए हैं, जिनकी डिग्रीज का सुटेबल जो है यूज नहीं हो पा रहा है। उनके अंदर उनके पास डिग्रीज तो है, लेकिन उनके पास जीवन जीने की मेथड नहीं है, जीवन जीने की कला नहीं है, जीवन में उस डिग्रीज को वो जो है से सुटेबली कहीं फिट नहीं कर पा रहे हैं, उसको कहीं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। देन देयर आर जॉब्स फॉर देम टू फिल, जहां की वो अपने उस डिग्रीज को किसी जॉब्स में फिल कर सके, सूट कर सके। बिकॉज ऑफ देयर डिग्रीज, उनके अपने डिग्रीज होने के कारण दे रिफ्यूज टू डू व्हाट दे थिंक इज लो वर्क। आज वैसे भी लोग हैं जो बहुत हायर डिग्रीज लिए हुए हैं, लेकिन समान प्रकार के काम करने से कतराते हैं, क्योंकि वो अपने उस डिग्रीज को बहुत हाई लेवल के काम करने के योग्य मानते हैं। हर एक तरीके का काम करने में अपने आप को, उस वर्क को लो वर्क मानते हैं और निचले पायदान के काम मानते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उस डिग्री के योग वो ना तो फिट हो पाते हैं, वहां तक वो न तो पहुंच पाते हैं और न ही वो नीचे का काम कर पाते हैं, क्योंकि नीचे का काम वो अपने आप में जो है खुद में इन्फीरियरिटी महसूस करते हैं उस काम को करने में। एंड इन फैक्ट, और सच्चाई ये हो जाती है, वास्तविकता में ये हो जाता है कि वर्क विद द हैंड्स इज थॉट टू बी डर्टी एंड शेमफुल इन सच कंट्री। वैसे देशों में, वैसे राज्यों में उस प्रकार के जो इंसान होते हैं जिनके पास डिग्रीज तो होता है लेकिन कोई काम नहीं होता है, वो विदाउट वर्क्स के हो जाते हैं, बिना किसी काम के हो जाते हैं, तो टू बी डर्टी एंड शेमफुल इन सच कंट्रीज। तो वैसे देशों में उन लोगों को
उन लोग काफ़ी जो है से शर्मिंदगी के पात्र हो जाते हैं, अपने आप में उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदा महसूस करते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है, बट वी हैव ओनली टू थिंक अ मोमेंट। लेकिन यदि वी हैव ओनली टू थिंक फॉर अ मोमेंट, हम लोगों को कम से कम एक क्षण के लिए सोचना होगा, सोचना चाहिए, टू अंडरस्टैंड, इस बात को समझने के लिए, दैट कि द वर्क ऑफ अ कंप्लीटली अनएजुकेटेड फार्मर, कि पूर्ण रूपेण अशिक्षित किसान का जो काम होता है, समाज में जो किसानी करने वाले, खेती करने वाले जो लोग हैं, जो बहुत शिक्षित नहीं होते हैं, बहुत लोग बिल्कुल अशिक्षित होते हैं, वैसे जो लोग हैं इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑफ ए प्रोफेसर। वैसे प्रोफेसर साहब जो हैं, जो बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, परंतु उनके पास कोई काम नहीं है, वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, वो खेती करने में, किसानी करने में, बागवानी करने में अपने आप को तौहीन समझते हैं, शर्मिंदा महसूस करते हैं, तो उन लोगों के तुलना में हमारा उस किसान, अनएजुकेटेड रहते हुए भर में, उस किसान का काम जो है फार मोर इंपॉर्टेंट, उन लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वी कैन लिव विदाउट एजुकेशन, वही बोल रहा है कि आप एक क्षण के लिए सोच सकते हैं कि आप बिना किसी शिक्षा का जीवित रह सकते हैं, बट वी डाई इफ वी हैव नो फूड, लेकिन बिना भोजन का आप जीवित नहीं रह सकते। तो उन प्रोफेसर साहब, या वैसे यहाँ प्रोफेसर साहब कहने का अभिप्राय वैसे लोगों से है जो बहुत बड़े बड़े डिग्रीज लिए हुए हैं, लेकिन उस डिग्रीज का सही उनका सुटेबली मतलब अप्लायंस नहीं हो रहा है, एप्लीकेट नहीं हो रहा है, वो अपने आप को एप्लीकेट नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उससे नीचे वाले काम को वो इंफीरियर समझते हैं, नीचा समझते हैं काम को करने में। इफ वन क्लियर्ड आवर स्ट्रीट्स एंड टूक द रबिश अवे फ्रॉम आवर हाउसेस, इफ नो वन क्लियर्ड आवर स्ट्रीट्स, यदि कोई भी इंसान हमारे स्ट्रीट्स को, हमारी गलियों को साफ नहीं करेगा, हमारे लिए खाना नहीं उपजाएगा, हमारे लिए भोजन नहीं उगाएगा, फसल नहीं उगाएगा, एंड टूक द रबिश अवे फ्रॉम आवर हाउसेस, या कूड़ा कचरा ढोने वाले जो लोग हैं, यदि समाज में वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा तो स्थितियां क्या होगी, हर एक लोग वैसे ही खाएगा, अपने घर के आगे कूड़ा फेंक देगा, कोई रोड साफ करने वाला नहीं होगा, वैसी कोई कर्मचारी नहीं होगी, वैसा कोई इंसान समाज में तैयार नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी, हमारी जो इकोसिस्टम है, हमारी जो सामाजिक बैलेंस है, जो सोशल बैलेंस है, सोशल बैलेंस ही क्या हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। गरीबी का एहसास तभी होगा जब कहीं ना कहीं अमीरी होगी। अमीर कोई लोग तभी हो सकता है जब उसके समाज में गरीब लोग भी होंगे। सारे लोग अमीर होंगे तो गरीब की कल्पना ही समाप्त हो जाएगी, सारे लोग गरीब हो जाएंगे तो अमीरी की कल्पना ही समाप्त हो जाएगी। तो वही बात कह रहा है कि समाज को बैलेंस बनाने के लिए हर एक चीजों की आवश्यकता है। वी शुड गेट टेरिबल डिजीजेज इन आवर टाउन्स, क्या हो जाएगा, हमारे शहरों में बहुत भयानक भयानक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इन कंट्रीज, देशों में, वेयर देयर आर नो सर्वेंट्स because everyone is ashamed to do such work, the professors have to waste much of their time doing housework। तो क्या होगा, बड़े बड़े शहरों में यदि कोई भी वैसा कोई सर्वेंट्स नहीं होगा जो आपका हाउस वर्क करे, जो इन साफ सफाई या छोटे मोटे चीजों पे काम करें, तो वो जो बड़े बड़े डिग्री लेने वाले जो लोग हैं, प्रोफेसर साहबान लोग हैं, उन लोगों को भी अपने बहुत बड़ा समय अपने घर के काम को करने में ही लग जाना होगा, फिर उनकी डिग्रीज क्या हो जाएगी, रखी रह जाएगी, और वो अपने डिग्रीज के मुताबिक जो है सो समाज में योगदान नहीं दे पाएंगे। अतः यहां कहने का अभिप्राय यह है कि जो बिना डिग्रीज वाले भी लोग हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं समाज में, सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी भी इंपॉर्टेंस उतनी ही है, उनकी भी महत्व उतना ही है। आप बहुत बड़ा या रिच तभी कहे जा सकते हैं जब कोई ना कोई सामान्य या गरीब होगा। सामान्य और गरीब की कल्पना तभी हो सकती है जब कोई रीच होगी। अतः दोनों ही सदस्य, गरीबी अमीरी, दिन रात, बड़ा छोटा, सामाजिक कल्पना के लिए इन तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। आइए दोस्तों देखते हैं अब इनके सवालों को। देखो माय डियर, फर्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि द राइटर सेज, हमारे ये जो हम लोग ये जो पैसेज पढ़े, कहानी पढ़े, ये जो लेख पढ़े, साभार पढ़े, इसमें हमारा राइटर जो है, लेखक है, बोलता है। क्या बोलता है? बोलता है कि दैट, क्या बोलता है, दैट चिल्ड्रेन शुड बी एजुकेटेड ओनली फॉर द सेक ऑफ एजुकेटिंग देम, बच्चों को केवल शिक्षा देने के लिए शिक्षित करनी चाहिए। पहले लाइन में इस बात को काट दिया गया है कि केवल शिक्षा देना ही शिक्षा का मकसद नहीं है, वहीं तक इसका अंत नहीं हो जाता है। शिक्षा देने का अभिप्राय बच्चों को जीवन जीने की कला सिखाना है, जीवन में उसे फिट उतारना है। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। एजुकेशन नीड नॉट हैव रेलेवेंस टू लाइफ, एजुकेशन का जीवन से कोई संबंध नहीं है।
ये भी कैंसिल हो गया। राइट एजुकेशन शुड बी गिवन, सही एजुकेशन दी जानी चाहिए, किस लिए? टू एनेबल चिल्ड्रन, बच्चों को सक्षम बनाने के लिए। फेस द चैलेंजेज ऑफ लाइफ, जीवन में जो भिन्न भिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं उसे अच्छे तरीके से सामना करने के लिए, उसे कॉम्बैट करने के लिए बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें सक्षम बनानी चाहिए। हो सकता है एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैन बी गिवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को किसी भी प्रकार का शिक्षा दे दिया जाना चाहिए? नहीं, बच्चों को किसी भी प्रकार का शिक्षा नहीं देना चाहिए। बच्चों के हिसाब से, सामाजिक ताना बाना के हिसाब से, उसकी जो है सो थिंकिंग लेवल के हिसाब से उसे शिक्षा दी जानी चाहिए। तो डी नंबर ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो गया बाबू? सी नंबर हो गया, जो पैसेज का में हम लोग देखे थे। चलिए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइटर, कह रहा है कि राइटर के अनुसार गिविंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, सारे लोगों को शिक्षा देने की क्रिया विल उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? सारे इंसान को जब मुफ्त में शिक्षा दे दिया जाएगा तो क्या होगा? विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, समाज के हर एक समस्याओं को सॉल्व कर देगा? नहीं। इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा? हो सकता है। हेल्प टू बिल्ड अ परफेक्ट नेशन? नहीं, यह भी नहीं होगा। मेक पीपल रेडी टू वर्क विद देयर हैंड्स? यह भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। यहां बताया है कि समाज के हर एक लोग शिक्षित ही हो जाएंगे, हर एक लोग प्रोफेसर ही बन जाएंगे, तो फिर होम कोर काम कौन करेगा? जो हाउस कोर का जो वर्क है वो कौन करेगा? सैनिटेशन का काम है वो कौन करेगा? बागवानी का काम कौन करेगा? फार्मिंग का काम कौन करेगा? तो हर एक लोग शिक्षित होकर के ही समाज को आगे बढ़ाएंगे, देश को परफेक्ट बनाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा बाबू? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डियर, कह रहा है अ मोमेंट्स थॉट विल शो दैट, एक क्षण यदि सोचेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फूड, एजुकेशन जो है भोजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, ये बता दिया है। यदि एक क्षण आप सोचते हैं तो जो फार्मर्स हैं, फार्मिंग जो है, उनकी जो एक्टिविटी है एक प्रोफेसर से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप बिना शिक्षा का कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना भोजन का आप जीवित नहीं रह सकते। ए प्रोफेसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन फार्मर, ये भी नहीं होगा। ए फार्मर एंड प्रोफेसर आर इक्वली इंपॉर्टेंट, नहीं होगा। ए फार्मर्स वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ प्रोफेसर्स वर्क, एक किसान का जो काम है वो प्रोफेसर्स के काम से एक क्षण के लिए ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जवाब आपका डी नंबर में हो जाएगा, जो अभी हम लोग देखे थे। चौथे नंबर का प्रश्न, एजुकेटेड पीपल इन मॉडर्न कंट्रीज, आज जो है मॉडर्न नए राष्ट्रों में जो मॉडर्न जो कंट्रीज है, मॉडर्न सोसाइटी जो है, इसमें जो शिक्षित लोग हैं डू नॉट कंसिडर एनी वर्क लो, अपने कोई भी लो और हाई लेवल की वर्क को कंसिडर नहीं करते हैं। जो शिक्षित लोग होते हैं वो लो वर्क कंसिडर करते हैं। डू नॉट कंसिडर वर्क विद द हैंड्स डर्टी और शेमफुल, यह भी नहीं होगा। आर रेडी टू टेक अप एनी जॉब, कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं होगा। जो शिक्षित लोग हैं आर नॉट प्रिपेयर टू डू व्हाट दे थिंक इज लो वर्क, जिसे वो समझ लेते हैं कि ये लो लेवल का काम है, उसे करने के लिए वे लोग तैयार नहीं होते हैं। ये हम लोग पैसेज में पढ़े थे। तो आशा कर रहे हैं सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी, जितने भी हमारे युवा हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग घर पे प्रैक्टिस पहले से किए होंगे। जैसा कि आप लोगों को विदित है, मैं बताया हूं कि ये आज जो है अग्निवीर वायु की जो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन की हम लोग की जो मॉडल सेट है, प्रैक्टिस सेट है, उसका 3rd नंबर का प्रैक्टिस सेट का काम कर रहे हैं। ये बुक आपका मार्केट में उपलब्ध है, जिसे आप मार्केट से ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से खरीद सकते हैं। और मैं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों के पास ये जो है बुक होनी चाहिए, जिसे आप जो है मेरे इस डिस्कशन से पहले आप जो है उस मॉडल सेट को बनाने के बाद उसको मैच कराएं, कितना सही होता है, कितना गलत होता है। फिर वहां आपका रिटन एक्सप्लेनेशन है, रिटन एक्सप्लेनेशन को भी देखकर समझें। देन आप फिर यहां आए, आप जो है डिस्कशन को समझें, जिससे आप जो है क्या होंगे, आपको उस पर मास्टरी जो है अचीव होगा, आपको उस पर एक अच्छा कमांड होगा और आपकी जो है सो बेहतरी होगी। आप इस तरह से अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। तो जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोगों को बहुत बहुत शुभकामना अपनी इस टीम की ओर से पेश करते हुए आप लोग को बताते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपने पुस्तक को अपने सामने रखें, उसके काम को करें, मॉडल प्रैक्टिस सेट को बनाएं और दिन जो है डिस्कशन इसी तरह से हम लोग लेते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट का प्रश्न क्या कह रहा है डियर? कह रहा है कि वेन एजुकेटेड पीपल शाई अवे फ्रॉम मैनुअल वर्क, कह रहा है कि वेन जब एक शिक्षित लोग एक सामान्य प्रकार के काम से, ऑर्डिनरी काम से जब क्या होते हैं, शाई करते हैं, शर्माते हैं,
तो वे लोग क्या करते हैं, आवर स्ट्रीट्स वुड बी क्लीन, तो हमारा स्ट्रीट्स क्लीन हो जाएगा। नहीं, स्ट्रीट्स तो वो क्लीन करना चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसे वो निम्न स्तर का काम समझते हैं। देयर वॉन्ट बी एनी डिजीज इन आवर टाउन्स, हमारे शहर में कोई डिजीज नहीं होगा। प्रोफेसर विल हैव टू वेस्ट टाइम ऑन हाउस वर्क, प्रोफेसर साहब लोगों को अपने घर के कामों पे समय बिताना होगा। कि देयर विल नॉट बी रबिश नियर आवर हाउस, हमारे घर के चारों ओर रबिश नहीं होगा, हो जाएगा। क्योंकि जब काम करना लोग बंद कर देंगे तो चारों तरफ यूं ही जो है से रह जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बाबू, सी नंबर, प्रोफेसर विल हैव टू वेस्ट टाइम ऑन। पढ़े लिखे लोगों को भी जब कोई भी वैसा काम नहीं करने लगेंगे तो पढ़े लिखे हुए लोगों को भी अपने घर का काम करना पड़ेगा, उसमें उनको समय बिताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द सिनोनिम्स, हमें समानार्थक शब्द चाहिए। सिनोनिम देखिए, थ्योराइज, थ्योराइज का मतलब होता है बाबू अवधारणा प्रस्तुत करना, अवधारणा बनाना, मन में किसी भी चीजों के बारे में सोच लेना, अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान करना, अवधारणा बनाना। अब इसका सिनोनिम समानार्थक चाहिए। टू मेजर का मतलब होता है मापना, तो ये नहीं होगा। टू कैलकुलेट का मतलब भी होता है कैलकुलेट कर देना, माप देना, नहीं होगा। प्रूव मीन्स साबित करना, यह भी नहीं होगा। तो जवाब आपका एक ऑप्शन बच गया, सी नंबर, ये आपका ऑप्शन होगा। टू स्पेकुलेट, टू स्पेकुलेट का मतलब होता है धारणा बनाना, कल्पना करना, सोचना। जवाब आपका क्या हो गया डियर, सी नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए, अभय सेड, अभय बोला आई विल गो टू सूरत टुमारो, कल मैं सूरत चला जाऊंगा। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। देखिए, अभय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई विल गो टू सूरत टुमारो। देखिए, ये रिपोर्टिंग क्लाउज है और ये रिपोर्टेड क्लाउज है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे, देखिए यही प्रश्न है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। तो देखेंगे हमारा जो रिपोर्टिंग स्पीच है पास्ट में है, अतः जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसका टेंस चेंज होगा। आपका ये आई जो फर्स्ट पर्सन है, पर्सन चेंज होगा। यहाँ पे एक वर्ड है टुमारो, टुमारो भी चेंज होगा। टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज होता है डियर। तो देखिए हम लोग बनाएंगे, अब है सेड, अब है सेड ही हो जाएगा। चूंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव है, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हम लोग दैट लिखेंगे। तो लिखेंगे अभय सेड दैट, कहां है, अभय सेड दैट है, अभय सेड ही नहीं है इसलिए ये कैंसिल हो गया, अभय सेड ही नहीं है इसलिए यह भी कैंसिल हो गया। अब दो ही ऑप्शन है, एक नंबर या डी नंबर। अब है अभय सेड दैट ही वुड गो टू सूरत टुमारो। तो मैंने बोला था बाबू टुमारो भी बदल जाएगा, क्या चीज में, द नेक्स्ट डे में। यहां देखिए लास्ट वाला में टुमारो है, अतः यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो हो जाएगा अभय सेड दैट, और आई जो है बाबू फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अभय के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो अभय के लिए ही हो जाएगा, विल बदल जाएगा वुड में, गो टू सूरत, टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे में। इस तरह से आपका जवाब क्या हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा। जब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे तब हमें वॉइस का प्रश्न हो जाएगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिला हुआ है माय डियर, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो सिलेबस जो है बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, कितना सटीक और सार्थक सिलेबस बनाया गया है। एक पैसेज जिससे आपकी कंप्रीहेंशन लेवल चेक हो जाएगी, एक आपका सिनोनिम्स है जिसपे वर्ड पे आपकी कितनी अच्छा पकड़ है। बोर्ड आपको वर्ड को भी देख लेगा कि विद्यार्थी का नॉर्मल वर्ड सही है कि नहीं, चीजों को समझने के लिए वर्ड्स का पे कमांड है कि नहीं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का प्रश्न आपको देख रहा है। आपका जो है व्याकरण से सवाल पूछ रहा है, इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछ रहा है, नरेशन का सवाल, फिर देखिए आपका ये वॉइस का सवाल है। चूंकि आपका ग्रामर सही होगा तब आपकी राइटिंग स्किल, आपका कोई भी चीज़ों को समझने का, किसी भी चीज़ों का अर्थ निकालना, किसी भी चीज़ों के एक्सप्रेशन को समझने में आसानी होगी। तो ये तमाम चीज़ का चेकअप जो है बोर्ड जो है करना चाहता है अपने युवाओं में, जो ये आपका सिलेबस देख पा रहे हैं। पैसेज, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को पैसिव बदलना, पैसिव को एक्टिव बदलना, नरेशन का सवाल, सिनोनिम्स का सवाल, एंटोनिम्स का सवाल, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सटीक और बहुत ही सुव्यवस्थित सिलेबस जो है ये बोर्ड के द्वारा युवाओं के लिए तैयार किया गया है। और बिल्कुल ही इजी, एकदम नॉर्मल बैकग्राउंड का, नॉर्मल लेवल का सवाल है, 9th-10th लेवल की क्वेश्चन है। आइए बहुत अच्छा हम लोग करेंगे, केवल हम लोग को प्रैक्टिस की जरूरत है और घर पे प्रैक्टिस करेंगे, डिस्कशन हम लोग यहां से प्राप्त करेंगे। इस तरह से हम लोगों का बहुत बेहतर हो जाएगा। देखते हैं बाबू, दे आर गोइंग टू वॉच अ ड्रामा टुमारो। वे लोग टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, कल एक ड्रामा देखने जा रहे हैं।
अब ये सेंटेंस है, इसको पैसिव वॉइस पे बनाना है। क्या देखने जा रहा है? एक ड्रामा। तो ऑब्जेक्ट क्या है बाबू? ड्रामा, नाटक। तो सबसे पहले जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही पहले रखते हैं। तो लिखेंगे अ ड्रामा। देखिए लिखा हुआ है ड्रामा, अ ड्रामा, अ ड्रामा। यहां लिखा हुआ टुमारो, ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अ ड्रामा एक है, एक नाटक है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होगा, इज हो जाएगा। अ ड्रामा इज गोइंग टू, यहां है विल, यहां है वाज, इसलिए ये दोनों ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो अ ड्रामा इज, देखिए गोइंग टू वॉच, 2 + V1 है, ये इन्फिनिटिव 2 का सेंटेंस है। इन्फिनिटिव 2 वाला देखिए 2 + V1 का फुल इन्फिनिटिव का सेंटेंस है। ऐसे वाक्यों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बदलता नहीं है, इज आर एम है तो इज आर एम वाला ही हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और जो इन्फिनिटिव 2 है उसमें टू बी प्लस वर्ब 3 से बना देते हैं। तो देखिए अ ड्रामा इज, चूंकि सिंगुलर है, यहां दे था तो प्लूरल था, और एक ड्रामा एक नाटक है, जब सब्जेक्ट के रूप में उसको हम लाए तो इज सिंगुलर हो गया। गोइंग टू वॉच, मैं अभी बताया हूं, टू बी वॉच्ड हो जाएगा। गोइंग टू बी वॉच्ड बाय, हमारा सब्जेक्ट है दे हमारा बाई के बाद देम में आ गया, टुमारो है, टुमारो लिखा गया। इस तरह से जवाब आपका 1 नंबर चला गया। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। देखिए एम्बुस्ड, एम्बुस्ड का मतलब होता है माय डियर छिपाव हासिल करना। एम्बुश, केमोफ्लाई, कंसीलमेंट, ये आपका जो है सो आर्मी के लोगों का, आर्मी के जो हमारे युवा हैं, आर्मी के जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उनकी सिखलाई का ये पार्ट है। एम्बुश का मतलब होता है बाबू घात लगाना, घात लगा करके बैठना, अपने आप को छिपा करके बैठना। तो देखिए लर्क, लर्क का मतलब भी होता है घात लगा करके बैठना। वेले, वेले का मतलब भी होता है घात लगा के बैठना। केमोफ्लाई, केमोफ्लाई का मतलब भी होता है माय डियर छिपाव हासिल करना, अपने आप को जो है से छिप करके किसी भी स्थिति, किसी एरिया के हिसाब से अपने आप को छिपाव हासिल करना, उसी के रंग, उसी के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर जाना, जिससे हम जो हमें जो है कोई पहचान नहीं पाए, पहचान छिपा लेना। तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा बाबू? वर्ड का सिनोनिम्स हो जाएगा, सिनोनिम समानार्थक हो जाएगा। हमें पूछा जा रहा है सिलेक्ट द एंटोनिम्स, उल्टा। तो एम्बुश का मतलब होता है छिपाव हासिल करना, रंग में रंग मिलाना, घात लगाना। इसका उल्टा होगा एक्सपोज्ड, अपने आप को स्पष्ट कर देना, दिखा देना, सामने प्रकट कर देना। यही जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि हमें उल्टा वर्ड चाहिए, अपोजिट वर्ड चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या प्रश्न है। नेक्स्ट का प्रश्न है माय डियर चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। यहां पे 4 वर्ड लिखा हुआ है, जिसमें से एक का स्पेलिंग सही है, बाकी 3 गलत है। तो देखिए TOXICIT, भाई एस के जगह पे सी होगा। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, टॉक्सिसिटी मतलब होता है बाबू जहरीला, तिक्तता। तो एस के जगह पे सी होगा। TRADUCER, ये हमारा जो मीनिंग है, ये जो वर्ड है सही है। ट्रेड्यूसर, ट्रेड्यूसर मीन्स होता है माय डियर बदनाम करने वाला, दूसरे पे लांछन लगाने वाला, तो उसको बोलते हैं ट्रेड्यूसर। रूबिकुंड, रूबिकुंड का मतलब होता है माय डियर गुलाबी रंग का, RUBICUND होता है, BY नहीं होता है, इसलिए इस तरह से ये हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। इंपीडिंग में डबल ही नहीं होगा डियर, सिंगल ही होगा। इंपीड मीन्स होता है बाधा डालना, रोकना, अवरोध उत्पन्न करना। इंपीडिंग मीन्स बाधा हो जाएगा, तो वहां डबल ई है इसलिए वो गलत हो गया, यहाँ वाई है इसलिए ये गलत हो गया, यहाँ एस लिखा हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। तो 3 गलत, ऑप्शन हो गया बी नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टू ट्रीट विथ क्रूएल्टी और वायलेंस, किसी को निर्दयता पूर्वक या उग्रता पूर्वक किसी के साथ ट्रीटमेंट करना, किसी के साथ व्यवहार करना। तो देखिए रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स गलत। PERVERT, परवर्ट, परवर्ट मीन्स क्या होता है बाबू? PERVERT, परवर्ट, परवर्ट मीन्स होता है स्थितियों, परिस्थितियों को बिगाड़ देना, खराब कर देना। फॉल्ट मीन्स कमजोरी होता है, तो इसलिए आपका 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब्यूज का मतलब होता है किसी के साथ उग्रता के साथ पेश आना, उग्रता के साथ व्यवहार करना, गाली गलौज करना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? अब्यूज। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एरर्स का प्रश्न है। एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली कुछ रॉन्ग है, ग्रामेटिकली एरर है, फॉल्ट है, उस फॉल्ट को पहचानना है। देखिए इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, यदि मैं इसे याद रखता, यदि मुझे यह याद होता, इट विल हैव प्रिवेंटेड सम मिस्टेक्स, तो यह
हमारी कुछ मिस्टेक्स को, हमारी कुछ गलतियों को करने से मुझे रोक देता, बचाता। तो देखो भाई, हमारा जो कंडीशन है हैड प्लस वर्ब 3 से बना हुआ है। ऐसे अनफुलफिल्ड कंडीशनल डिजायर वाले सेंटेंस का जो रिजल्टेंट क्लाउज होता है, इधर का हमारा रिजल्टेंट क्लाउज है, इसको विल हैव से नहीं बनाते हैं बाबू, वुड हैव से बनाते हैं। तो विल के जगह पे क्या होगा डियर, वुड होगा। यही गलत है। तो ऑप्शन आपका 2 नंबर, ये जो 2 नंबर पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसी के बीच में गलती है। तो जवाब आपका हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर कहां है, बी नंबर में है, तो यही आंसर बनेगा। सुधार क्या करना होगा, विल के जगह पे वुड लिखना होगा। तो आशा करते हैं सारे विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी, अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मर्डर ऑफ वंस चिल्ड्रन, अपने ही बच्चों की मर्डर, कत्ल, उसको बोलते हैं शिशु हत्या। तो जिसको बोलते हैं बाबू फिलीसाइड। फ्यूटीसाइड मीन्स होता है भ्रूण हत्या, ये नहीं होगा। फ्रैट्रीसाइड मीन्स होता है माय डियर भ्रातृ हत्या, भाई की हत्या। और देखिए FILICID, फिलीसाइड, फिलीसाइड का मतलब क्या होता है, पुत्र की हत्या। फिलीसाइड मीन्स क्या होता है, पुत्र की हत्या। और आगे है इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या होता है बाबू, बच्चा की हत्या। तो यहां हो जाएगा फिलीसाइड, पुत्र की हत्या। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है बाल हत्या। नेक्स्ट है बाबू, अ ग्रुप ऑफ पुपिल्स, शिष्यों का एक दल, विद्यार्थियों का एक समूह, दल, उसको क्या बोलते हैं, बैच। जैसे कि आप लोग जितने भी युवा हैं, जब अपने गुरुजी के पास, अपने टीचर के पास आप लोग जब पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए जाते हैं ऑफलाइन एग्जाम में, तो वहां आपको गुरुजी कहते हैं कि ठीक है सुबह वाली बैच में आप लोग आ जाओगे। तो बैच बनेगा किसका, आप तमाम युवाओं का। आप लोग जितने भी युवा होंगे, अपने गुरुजी के शिष्य होंगे, तो शिष्यों का जो एक ग्रुपिंग होगा उसको क्या कहेंगे, बैच कहते हैं। बैटरी नहीं बोलते हैं। बेल मीन्स होता है गांठ, और बेबी का मतलब होता है माय डियर पक्षियों का झुंड। पक्षियों का झुंड या लड़कियों का, महिलाओं का झुंड, उसको बोलते हैं बेबी। तो ये 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, जवाब 1 नंबर होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि टर्न द टेबल मीन्स, टर्न द टेबल ये आइडियम्स है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है माय डियर स्थिति परिस्थिति को बदल देना, स्थिति परिस्थिति को सीधा उल्टा कर देना। तो टू पास अ क्रिटिकल स्टेज नहीं, टू सपोर्ट और डिफेंड नहीं, टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट यह भी नहीं, टू रिवर्स द कंडीशन, स्थिति को पलट देना, स्थिति को सीधा उल्टा कर देना, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उसको सीधे विपरीत कर देना। यही आपका जवाब हो जाएगा, टर्न द टेबल, स्थिति को बदल देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है डियर, फिल इन द ब्लैंक्स, रमन इज यूनिक पर्सन। रमन जो है एक यूनिक व्यक्ति है, एक अपने आप में खास इंसान है। तो रमन इज अ यूनिक पर्सन होगा, एन नहीं होगा, द नहीं होगा, यूनिक। यूनिक जो वर्ड है माय डियर, इसका फर्स्ट लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है वो है य, जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। और हमें पता है किसी भी वर्ड की फर्स्ट लेटर का साउंड यदि कॉन्सोनेंट होगी तो वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे अ, ए। तो जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है माय डियर, द कंडीशन ऑफ आवर फार्मर्स बैड। हमारे किसान की स्थिति, हमारे किसान भाइयों की स्थिति बुरी है। क्या बुरी है, हमारे किसान भाई बुरे हैं, नहीं, उनकी परिस्थिति, उनकी स्थिति, उनकी समय बुरा है। तो समय, कंडीशन, स्थिति, परिस्थिति जो है माय डियर सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब हमें सिंगुलर देना होगा, इज देना होगा। द कंडीशन ऑफ आवर फार्मर्स इज बैड। बाकी कोई भी ऑप्शन यहां पे सुटेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इट इज योर ड्यूटी, यह आपका कर्तव्य है, एंड नॉट टू डू दिस वर्क। इट इज योर ड्यूटी, यह आपकी कर्तव्य है, एंड नॉट माइन, यह मेरी कर्तव्य नहीं है, टू डू दिस वर्क। कह रहा है कि इस काम को करना मेरी कर्तव्य नहीं है, आपकी कर्तव्य है। इट्स योर ड्यूटी एंड नॉट माइन, मेरी नहीं है, टू डू दिस वर्क, इस काम को करने की। तो आपका चूंकि यहां पे जो पजेसिव केस आना चाहिए उसके बाद कोई नाउन नहीं है, अतः पजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा। और यहां देखिए पजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, चूंकि यहां ड्यूटी नाउन लगा हुआ है डियर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या बता रहा है। नेक्स्ट प्रश्न में है डियर, हाउ मच डज दिस बॉक्स डॉट 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 फुल स्टॉप। अब देखिए कह रहा है कि इस बॉक्स की, इस बक्सा का कितना वजन है, इस बक्से की वजन कितना है। तो देखिए डज लगा हुआ है सेंटेंस में, जब सेंटेंस में डज लग जाएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो वजन होना, वजन होना का स्पेलिंग होता है WEIGH, वेट।
वेट मीन्स वजन होता है, लेकिन ये नाउन हो जाएगा तो इसलिए ये नहीं होगा। मेजर और न्यूटन का यहां कोई जो है से बाबू सेंस नहीं निकल पाएगा, मीनिंग नहीं निकल पाएगी। जवाब आपका हो जाएगा वेई। हाउ मच डज दिस बॉक्स वेई, इस बॉक्स की वजन कितनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ऑन द पर्सनल लेवल, कह रहा है कि निजी स्तर पर यदि देखा जाए, ऑन द पर्सनल लेवल, निजी स्तर पर यदि देखा जाए तो आई ग्रो रोजेज, मैं गुलाब की फूल उगाता हूं, इन माई, अपने क्या चीज, फीफडॉम में। फीफडॉम का मतलब क्या होता है माय डियर, अपने फीफडॉम में गुलाब का फूल उगाता हूं। फीफडॉम का मतलब होता है जागीर। टेरिटरी, टेरिटरी का मतलब होता है राज्य या देश का कोई खास क्षेत्र। तो देखिए टेरिटरी ये कोई व्यक्ति का, कोई राज्य, कोई क्षेत्र, कोई खास इंसान का नहीं होता है। फूल उगाने का जो जगह होता है उसको बोलते हैं बाबू लॉन। लॉन का मतलब क्या होता है, घास का खुला हुआ क्षेत्र, खुला मैदान, खुला छोटा मैदान, बागवानी का मैदान, जिसको बोलते हैं लॉन, जहां लोग फूल फल उगाते हैं उसको बोलते हैं लॉन। लोन का मतलब तो आप जानते ही हैं, कर्ज। तो यहां सटीक वर्ड जो होगा इस ब्लैंक्स के लिए वो होगा लॉन। ऑन द पर्सनल लेवल, निजी स्तर पे, आई ग्रो रोजेज, मैं गुलाब की फूल उगाता हूं, इन माई लॉन, अपने लॉन में, अपने बगीचा में, अपनी फूलों की बगीचा में, अपनी फूल की जो क्यारी है उस क्यारी में गुलाब का फूल उगाता हूं। तो आशा करता हूं जितने भी युवा हैं, तमाम युवाओं को आज का ये जो है हम लोगों की यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की आज का ये जो डिस्कशन है आप लोगों को के लिए काफ़ी सहायक होगा, काफ़ी आप लोगों को समझ में आया होगा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा हैं, आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश होगी, पर्टिकुलरली मेरे ओर से, कि आप लोग हमारे इस चैनल्स को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों से का भी जो है स्नेह मोहब्बत हमें मिल सके, उन लोगों के साथ भी मैं जुड़ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले दिवस में फिर नए सेट को लेकर के मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।